Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Dokra artwork. Important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जब आप गिफ्ट डिप्लोमेसी के बारे में कभी लिख रहे होंगे तो गिफ्ट डिप्लोमेसी आजकल देखने को मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज अप्रोच टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। जब भी वो विजिट करते हैं किसी और देश को तो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट के लिए कोई ना कोई ट्रेडिशनल गिफ्ट जरूर लेकर के जाते हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज गिफ्ट डिप्लोमेसी। उस कॉन्टेक्स्ट में आप जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक करके देख सकते हैं। करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि पीएम मोदी जो हाल फिलहाल में थाईलैंड गए थे, वहां पे उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो ही गिफ्टेड थाई प्राइम मिनिस्टर अ ब्रास डोकरा पीकॉक थीम बोट। तो इस तरीके का एक बोट उन्होंने डोकरा आर्ट वर्क वाला गिफ्ट किया थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। तो डोकरा आर्ट वर्क ये होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि उन्होंने वो डोकरा आर्ट वर्क गिफ्ट किया था थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। सो डोकरा आर्ट वर्क के बारे में देखते हैं। एंशियंट क्राफ्ट है, ये काफ़ी पुराने टाइम से 4000 साल पुराना ये आर्ट क्राफ्ट वर्क है, जो एक पर्टिकुलर तरह की ट्राइबल कम्युनिटी धूकरा डमार ट्राइबल कम्युनिटी प्रैक्टिस करते आ रही है, हु हैव बीन ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ्स। ये डोकरा डमार ट्राइब है, ये अगर इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। डोकरा आर्ट वर्क में जो भी क्रिएशन होता है, आर्ट वर्क होता है, मेनली वो माइथोलॉजी, नेचर या डेली रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। डोकरा आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए, इस तरीके के आर्ट वर्क को बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डोकरा आर्ट वर्क। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले क्ले की मदद से, कच्ची मिट्टी की मदद से जिस तरीके का भी आर्ट वर्क बनाना है पहले उसको बनाया जाता है क्ले की मदद से। फिर उस क्ले के ऊपर वैक्स लगा दिया जाता है, लेयर ऑफ वैक्स अप्लाई कर दिया जाता है। फिर उस वैक्स के ऊपर वापस से क्ले लगाया जाता है। तो अंदर क्ले है जिस स्ट्रक्चर का हमें वो आर्ट वर्क बनाना है, उसके ऊपर वैक्स, फिर उसके ऊपर क्ले। और फिर क्या किया जाता है कि मोल्टेन ब्रास या कॉपर, जिसका भी वो हमें स्कल्पचर बनाना है, उसका, उस मेटल का, ब्रास या कॉपर, उस उसका हमें मोल्टेन फॉर्मेट में उस ब्रास को या कॉपर को पोर करना होता है, डालना होता है इन द स्ट्रक्चर दैट हैज बीन क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने पहले क्ले की मदद से ये बना दिया, उसके ऊपर आपने वैक्स लगा दिया, वैक्स के बाद फिर से क्ले लगा दिया, तो बीच में है वैक्स और अंदर और बाहर है क्ले। फिर आप जब इस तरीके से मोल्टेन ब्रास या कॉपर पोर करोगे तो बीच में से वैक्स जो है मेल्ट अवे हो जाएगा, और ये जो ब्रास या कॉपर है इट विल सॉलिडिफाई अराउंड द इनर क्ले स्ट्रक्चर, और इस तरीके से फिर एक स्कल्पचर बन करके तैयार होगा। तो इसी को कहा गया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। नाउ आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट कि इसको क्यों लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस द वैक्स इज मोल्टेन अवे। इसकी मदद से फिर इस तरीके का स्कल्पचर बनता है। तो डोकरा स्कल्पचर में भी ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक वाज यूज्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। इसको सीरे पर्ड्यू मेथड भी कहते हैं। एंशिएंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ से उसका जो एक साइट है मोहनजोदारो, वहाँ से हमें एक इस तरीके का स्कल्पचर मिला है जिसको हम लोग कहते हैं डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। दिस डांसिंग गर्ल स्कल्पचर ऑफ मोहनजोदारो was also crafted using lost wax technique. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ओट्टावा कन्वेंशन। हाल फिलहाल में न्यूज में है तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू।
ओट्टावा कन्वेंशन लाया गया था 1997 में। इसका फॉर्मल नाम है माइन बैन ट्रीटी। तो इस कन्वेंशन की मदद से कोशिश की जाती है कि माइंस जो होते हैं, लैंड माइंस, उनका प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग या ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बैन किया जाए। सो ओट्टावा कन्वेंशन फोकसेज ऑन बैन ऑफ यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस। होता क्या है कि ये लैंड माइंस का इस्तेमाल हम लोग मतलब आर्मी अलग अलग देशों की करती है एक दूसरे के अगेंस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि ये लैंड माइंस लगा के छोड़ देते हैं और कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, बाद में सिविलियन पॉपुलेशन को डैमेज होता है। बहुत बार छोटे बच्चों के खेलने कूदने के टाइम में भी ब्लास्ट हो जाता है, एंड दैट माइन इम्पैक्ट्स इवन स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो। सो ये इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, बिकॉज दीज माइंस कैन एक्सप्लोड इवन ईयर्स लेटर, so these mines can harm even civilians even when the conflict ends. So considering these factors in mind, Ottawa Convention was brought, which put ban on use of production, stockpiling and transfer of anti-personal landmine. जो भी देश ओटावा कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, उनसे उम्मीद है कि दे डिस्ट्रॉय देयर लैंड माइन स्टॉक पाइल्स विद इन 4 years ऑफ ज्वाइनिंग। अब करंट न्यूज ये है कि रसिया के आसपास के कई सारे देश जैसे फिनलैंड, पोलैंड, उसके अलावा ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये तीनों कहे जाते हैं बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, they all have announced that they will withdraw from Ottawa Convention. That means now they are looking forward to develop landmines stockpile and even to use it. क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं ओट्टावा कन्वेंशन से? इसके पीछे कारण इन्होंने बताया है रसिया का अग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन। उनको ऐसा लग रहा है कि रसिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाया है, आने वाले टाइम में रसिया माइट शो सिमिलर काइंड ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट दीज बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। फिनलैंड इज ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ दैट। पोलैंड वैसे सीधा सीधा बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, बट पोलैंड ऑल्सो इज स्केयर्ड कि आने वाले टाइम में रसिया माइट शो अग्रेशन अगेंस्ट पोलैंड ऑल्सो। बट एक देश है नॉर्वे, जो बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ, येट इट इज showing its commitment towards the Ottawa Convention. It has not announced to pull out of Ottawa Convention, while others are now scared of Russia, especially because of its aggression towards Ukraine. अब जरा भारत की बात करते हैं तो इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड दिस ओटावा कन्वेंशन। इवन बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे यूएस, चाइना, रसिया या इजराइल, दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस ओटावा कन्वेंशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना ही होगा, सेंट्रल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स। ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज के अंदर जाने वाले जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स की तरह काम करने वाले जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे हैव टू फॉलो ए वेल डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। बट जजेस के लिए भी एक इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग। बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंस अ रेड लाइन कि उनको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस ऑल्सो हैज बीन देयर डिफाइंड। इट वाज डिफाइंड इन 1997। The Supreme Court of India in its full court meeting had unanimously adopted this code of conduct for judges, जिसका नाम है Restatement of Values of Judicial Life, जनरली नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। ये 16 पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, मतलब इसके अंदर 16 कोड ऑफ कंडक्ट्स, डूज एंड डू नॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं जजेस के लिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए रिलीज किया गया है ताकि जजेस इसको स्टिक करें, एंड दैट वुड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग डिग्निटी of the judiciary as well as ensure impartiality in the functioning of judiciary. अब ये 1997 का जो कोड है, इसको रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ कह रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो 16 पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, बट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अवॉइड्स एक्शन दैट इरोड पब्लिक फेथ इन जुडिशरी। ऐसा कुछ भी ना करें जजेस जिससे लोगों का फेथ जुडिशरी के अंदर कम हो, इरोड हो। ये पहला मैंडेट है अंदर दिस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नहीं है, ऑल जजेस इन द कंट्री, सबके लिए है।
डू नॉट सीक इलेक्शन और होल्ड ऑफिस इन क्लब या सोसाइटीज। अलग अलग जगहों पे चेयरमैन मेंबर ये सब ना बनते फिरे, अपने पोजीशन का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना इस्तेमाल करें। अवॉइड क्लोज एसोसिएशन विथ बार मेंबर्स। तो यहाँ पे बार मेंबर्स का मतलब समझ लीजिए, बार फॉर एवरी कोर्ट देयर इज अ बार। बार मतलब ऐसा एक एसोसिएशन जहां पे लॉयर्स अपने आप को इनरोल करते हैं। तो एक बार जब एक पर्टिकुलर कोर्ट के बार का आप मेंबर बन जाते हैं, देन यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट। बार members, who are these bar members? Lawyers who are officially enrolled and licensed to practice law before a particular court. एक कोर्ट का अपना बार एसोसिएशन होता है, उस बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं वो हो गए बार मेंबर, और वो उस कोर्ट के अंदर केस लड़ सकते हैं। तो बार मेंबर्स के साथ जजेस को एसोसिएशन नहीं रखना है, क्योंकि बार मेंबर्स ही तो केस लड़ेंगे। जजेस के अगर दोस्त हुए लॉयर्स, कोई भी एक पर्टिकुलर लॉयर जज का दोस्त हुआ, तो उस केस में संभावना है कि जज फेयर एंड जस्ट फैसला ना सुनाए। तो फॉर दिस रीजन इट इज डायरेक्टेड अंडर दिस डॉक्यूमेंट कि अवॉइड क्लोज एसोसिएशन विद बार मेंबर। मेंटेन ए डिग्री ऑफ एलूफनेस फ्रॉम पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, लिटिगेंट्स हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा जान पहचान ना बनाएं, उनके बारे में उतना ही जानें जितना केस में फैसला सुनाने के लिए जानना जरूरी है। बियॉन्ड दैट मेंटेन ए डिग्री ऑफ अलूफनेस। उनसे बहुत ज़्यादा जान पहचान, उनके लिए सिंपथी या डिसगस्ट कुछ भी ना डेवलप करें। डो नॉट हियर केस इन्वॉल्विंग फैमिली और फ्रेंड्स। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कोई फैमिली या फ्रेंड इन्वॉल्व है, तो उस केस से रेक्यूज कर लें, विड्रॉ कर लें खुद को। अवॉइड पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल व्यूज। कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन ओपनली ना दिया करें। जज हैं तो भी क्या हुआ, इंसान तो हैं ही, यू आर बाउंड टू हैव सम पॉलिटिकल ओपिनियन, बट रिफ्रेन अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग सम पॉलिटिकल ओपिनियन ओपनली। अवॉइड मीडिया इंटरव्यूज, लेट जजमेंट स्पीक फॉर योरसेल्फ। ये नहीं कि कोई केस आया आपके कोर्ट में, सेंसेशनल केस, तो खूब मीडिया के सामने भाषणबाजी दे रहे हैं और मीडिया से खूब अपना ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। नो, यू फोकस ऑन द केस एंड यू डिलीवर जजमेंट एंड लेट द जजमेंट स्पीक। यू डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। डो नॉट एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी। ये नहीं कि अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं और अपने पोजीशन का अनड्यू इन्फ्लुएंस उठा रहे हैं। हाँ, फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ आप ऑफ कोर्स घुल मिल सकते हैं। अवॉइड अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस। अवॉइड एक्ट्स अनबिकमिंग ऑफ द हाई ऑफिस। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो जजेस की डिग्निटी को लोअर करे। ऐसा कुछ भी ना करें जो अनबिकमिंग ऑफ अ जज हो, यानी कि ऐसा कुछ भी ना करें जो एक जज को नहीं करना चाहिए। एंड डिक्लेयर असेट्स कॉन्फिडेंशियली टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपकी जो भी संपत्ति है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप डिक्लेयर करें, बताएं। ये बेसिकली लाया गया ताकि करप्शन और ब्राइबरी को डील किया जा सके। लेकिन इसमें क्या लिखा गया था 1997 के कोड में कि डिक्लेयर योर असेट्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हाल फिलहाल में हुआ क्या है, आप सब जानते हैं कि जुडिशरी के अंदर एक टर्बुलेंस आ गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे एक्सीडेंटली आग लग गई ऑफिशियल रेजिडेंस पे, और वहां पे बहुत सारा कैश मिला, स्टॉक पाइल ऑफ कैश, पार्शियली बर्न्ड कैश मिला। सीधा सीधा ये इंडिकेशन था कि जस्टिस यशवंत वर्मा वाज एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ ब्राइबरी या करप्शन, इसका इंडिकेशन है। उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद से पूरे जुडिशरी में टर्बुलेंस मच गया है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, ऑल 31 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऑल 31 जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव पब्लिकली डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स। यहाँ पे क्या क्या आता गया था, डिक्लेयर एसेट्स कॉन्फिडेंशियली टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे सारे जजेज ने सुप्रीम कोर्ट के अपने पब्लिकली अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है। एंड नाउ द सेम अप्रोच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस ऑल्सो। सो ये जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, ऑफ कोर्स दिस हैज बीन टेकन आफ्टर द criticism या controversy arising with respect to Indian judiciary and its functioning mechanism। इंडियन जुडिशरी के ऊपर हमेशा ही एलिगेशन लगता रहता है कि काफ़ी ऑब्सक्योर तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से काम करती है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये हाल फिलहाल में फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, और इसका जुडिशियल इंटीग्रिटी एंड पब्लिक फेथ को इंश्योर करने में क्या फायदा हो सकता है।
तो बेसिक क्वेश्चन है, जेनरिक पॉइंट्स लिखिए, बट हाँ अंत में आप करंट डेवलपमेंट को भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली ऑल द 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइडेड पब्लिकली डिक्लेयर देयर एसेट्स। ये अंत में आप एक करंट डेवलपमेंट्स का भी थोड़ा सा फ्लेवर दे सकते हैं। बट आप बताइए कि डॉक्यूमेंट का क्या फायदा है, इससे जुडिशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने में कितनी मदद मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक थ्रू प्राइज को कहा जाता है ऑस्कर्स ऑफ साइंस। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है, इट इज गिवन मेनली इन द थ्री फील्ड्स: अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, फंडामेंटल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन तीन फील्ड में प्राइज दिया जाता है। इसको कहा जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज, ऑल्सो नोन एज ऑस्कर ऑफ साइंस। इसको साल 2013 में फाउंड किया गया था बाय मार्क जगरबर्ग एंड प्रिंसिली चैन along with Sergio Brin, who was a Google chief, और कुछ और लोग भी थे। मेनली मार्क जुकरबर्ग was there who founded this breakthrough prize। तो ब्रेक थ्रू प्राइज जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज गिवन इन थ्री कैटेगरीज लाइफ साइंसेस। तो इस साल का 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है लाइफ साइंसेस के अंदर फॉर वेट लॉस ड्रग रिसर्च, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिसर्च, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। फॉर फंडामेंटल फिजिक्स ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिग्स बोसोन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग मास जनरेशन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स दिया गया है फॉर न्यू टूल्स डिराइव्ड इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री। ब्रेक थ्रू प्राइजेस दिया जाता है इन ऑर्डर टू इंस्पायर फ्यूचर साइंटिस्ट्स एंड प्रमोट साइंस फॉर ग्लोबल बेनिफिट ऑफ कोर्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जय श्री महाबोधि ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न था, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट दीज आर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो दे डू नॉट हैव विक्रमादित्य एंड विक्रांत डू नॉट आर न्यूक्लियर पावर्ड, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। एलडीसी एंड अंकटैड, इसमें जाकर के ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इमीडिएटली लूजेस ऑल इंटरनेशनल सपोर्ट मेजर्स, ऐसा नहीं है। 3-4 साल का टाइम दिया जाता है। फिर भी एक बार एलडीसी से ग्रेजुएट हुए और बिकम अ डेवलपिंग कंट्री, येट द सपोर्ट कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years and then slowly the support mechanism is withdrawn. Which of the following about Mitra Vibhushan? Mitra Vibhushan is Sri Lanka's highest civilian honor award. Absolutely correct. But Prime Minister Narendra Modi is not the first one. पहले भी 3 लोगों को दिया जा चुका है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।